हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स इको 401 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 19। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग रन, एलोकेटिव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। एलोकेटिव एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। मोनोपोली क्या होती है, मोनोपोली पावर क्या होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर मोनोपोली कैसे अचीव होता है, और हाउ कैन अ मोनोपोलिस्ट रिटेन इट्स मोनोपोली। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर्स की जानिब। ये देखें लेक्चर नंबर 19 जो कि स्टार्ट हो रहा है। मार्केट स्ट्रक्चर जो कि लेक्चर नंबर 18 में हम इसका अच्छा खासा पोर्शन कवर कर चुके हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन के अंदर तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो वेरिएबल होते हैं, यानी कि इसमें लॉन्ग रन के अंदर जब आप परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो लॉन्ग रन के अंदर तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती, जैसे कि हमने लैंड, लेबर, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लेक्चर नंबर 16 में पढ़ चुके हैं। तो वो चीज़ें उसमें से कुछ वहाँ पे फिक्स्ड होती थी, कुछ वेरिएबल होती थी। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हमने पढ़ा है लेक्चर नंबर 16 के अंदर। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिफ़ाइन हो रहे हैं। एक बार फिर मैं आपको पिछले लेक्चर्स में भी ये बताता रहा हूँ कि लेक्चर नंबर 16 से लेकर 19 तक जो लेक्चर्स हैं, इनकी जो बेस है वो लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, इन सब के बारे में वहाँ पे डिटेल्ड में बात हुई है। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 16 नहीं लिया है तो वो लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। लॉन्ग रन कोई भी फर्म जो है वो एंटर हो सकती है और लीव कर सकती है इंडस्ट्री को, ये हम पिछले लेक्चर में भी बात कर चुके हैं। अगर यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है शॉर्ट रन के अंदर, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इसकी भी डिटेल में बात होगी लेक्चर नंबर 16 में। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से बात ये होती है, एक तो नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है कि फर्म्स अपनी कॉस्ट कवर कर ले, जितना उसने इस बिज़नेस के अंदर कॉस्ट लगाई। जैसे उसने 100 रुपीज़ एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कॉस्ट लगाई और 100 रुपीज़ जो है वो अर्न करने लग गया, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन 100 रुपीज़ से ऊपर जो प्रॉफिट आ रहा है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। More fund we attracted to the market and increase in the supply will push prices down to eliminate supernormal profit possibilities in the long run। यानी कि लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा फर्म्स जो हैं वो एंटर हो जाती हैं मार्केट के अंदर, तो उसमें क्या होता है, प्राइसेस जो हैं वो, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि कोई भी फर्म जो है वो प्राइसेस को जो है वो सर्कुलेट नहीं कर सकती। तमाम फर्म जो हैं वो प्राइस टेकर होती हैं। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि सप्लाई प्राइसेस जो हैं वो सप्लाई एंड डिमांड की फोर्सेस के हिसाब से तय होती हैं। तो जब बहुत ज़्यादा फर्म इंटर हो जाती हैं तो सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से प्राइस जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो एलिमिनेट हो जाता है लॉन्ग रन के अंदर। इसके बरक्स इफ़ फर्म्स आर मेकिंग लॉस इन द शॉर्ट रन, यानी कि शॉर्ट रन के अंदर अगर फर्म्स को लॉसेस हो रहा हो तो वो क्या करती हैं, वो इंडस्ट्री को छोड़ देती हैं। जब वो इंडस्ट्री से निकलती जाती हैं, क्योंकि उनकी अपनी कॉस्ट ही कवर नहीं हो रही होती है, वो लॉस में जा रही होती हैं, तो वो इंडस्ट्री छोड़ना शुरू कर देती हैं। तो उससे क्या होता है, सप्लाई जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और प्राइसेस जो है वो नॉर्मल प्राइसेस जो हैं वो नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी की जानी में रिस्टोर हो जाती हैं। इसी तरीके से कहते हैं कि परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म आर ओनली कैन अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म्स वही होती हैं जो कि नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर सकें। और परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा ही होता है कि अर्न जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रही होती हैं। एलोकेटिव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या होती है, द ऑप्टिमल पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन फॉर एनी इंडिविजुअल फर्म इज़ वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे अब ये नॉर्मल प्रॉफिट को ही थोड़ा सा डिफाइन करके बताया जा रहा है, उससे मिलती जुलती टर्म है कि एक फर्म जो है ऑप्टिमल पॉइंट जो है, मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ पे ऑप्टिमल पॉइंट वो कहलाता है जहाँ पर एक फर्म जो है वो अपनी कॉस्ट, उसका जो रेवेन्यू है उसकी कॉस्ट के बराबर हो जाए। अब आगे वो और डिफाइन कर रहे हैं, द ऑप्टिमल ऑफ प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन फॉर एनी सोसाइटी इज़ वेयर प्राइस इज़ इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि जो उसकी प्राइस है वो इक्वल हो जाए मार्जिनल कॉस्ट के। ये पॉइंट जो कहलाता है एलोकेटिव एफिशिएंसी का पॉइंट कहलाता है और ये परफेक्ट कंपटीशन में अचीव होता है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट बराबर होती है मार्जिनल रेवेन्यू को, और मार्जिनल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू AR इज़ इक्वल टू P, यानी कि एवरेज रेवेन्यू इज़ इक्वल टू P। फिर ये डिफरेंस रेफरेंस आ गया लेक्चर नंबर 16 की जानिब, जहाँ पे मैं बताया था कि प्राइस ही इक्वल होती है एवरेज रेवेन्यू के। For a perfectly competitive price taking firm, therefore price is equal to marginal cost। Productive efficiency क्या है, this is attained when firm produce at the bottom of their average cost curve, that is goods are produced in the most cost efficient manner। यानी कि इसमें ये बता रहे हैं कि ये जब अटेन होता है जब फर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं एवरेज कॉस्ट कर्व के नीचे, यानी कि इससे मुराद ये है कि
बहुत कॉस्ट ऑफिशिएंट मैनर में फर्म्स जो है वो प्रोडक्शन कर रही होती हैं। इसको आप ये समझ सकते हैं कि जैसे हम बात करते हैं कि अगर एक कंपनी जो है वो, एक मिसाल ले लें कि वो जो है बाथ टब्स वगैरह बनाती है, तो पहला जो बाथ टब वो बनाएगी उसमें जो उसको कॉस्ट आएगी वो सारी चीज़ें आएंगी, दूसरे बाथ टब में उसको कम आएंगी। इसी तरीके से वो जैसे ज़्यादा बाथ टब्स बनाती जाएंगी, जैसे जैसे ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती जाएंगी, तो उसकी कॉस्ट कम होती जाएगी। उससे क्या होगा, जिस वर्कर्स को उन्होंने लगाया है उसकी स्किल बढ़ती जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो सारी चीज़ें, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब वो प्रोडक्टिवली एफिशिएंट हो जाएंगे उसके वर्कर, और ये पॉइंट क्या होगा कि कम कॉस्ट के अंदर एफिशिएंट यूज़ हो रहा होगा और रिसोर्सेज का, और ज़्यादा प्रोडक्ट बन रही होंगी। तो ये जो पॉइंट आ जाएगा तो ये प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी का पॉइंट कहलाता है। परफेक्टली competitive firm also achieve this in long run because they produce price is equal to marginal cost, and this intersection point also happen to be point of tangency with the lowest part of the average cost curve. This thus price is equal to average cost minimum। बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है कि भाई जब प्राइस इज़ इक्वल हो जाएगी एवरेज कॉस्ट के, तो फिर ये मिनिमम पॉइंट जो है वो अचीव हो जाएगा जहाँ पे मिनिमम कॉस्ट आएगी, तो वहाँ पर जो है वो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का पॉइंट आ जाएगा। और उससे नीचे जब जाएंगे तो फिर वो कॉस्ट एक पॉइंट ऐसा आता है कि कॉस्ट बढ़ना भी शुरू हो जाती है। मोनोपली डिफाइन द अदर पोल ऑफ एक्सट्रीम ऑफ मार्केट स्पेक्ट्रम, यूजली रेफर टू अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ सिंगल प्रोड्यूसर इन द मार्केट। यानी कि मोनोपली की डेफिनेशन आप सिंपल टर्म में ये ले लें कि मार्केट के अंदर कोई ऐसी कमोडिटी, कोई ऐसी चीज़ जिसका सिर्फ एक सिंगल प्रोड्यूसर हो, तो उसके पास मोनोपली होती है, वो मोनोपली कहलाती है। मोनोपली पावर क्या होती है? Here monopoly stand for the extent to which the firm can raise prices without driving away all its customer। यानी कि मोनोपली पावर ये होती है कि फर्म जो है वो अपनी प्राइस बढ़ाती रहती है, वो इस वजह से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपनी प्राइस बढ़ाती है क्योंकि उसको पता है कि उसका कस्टमर जो है वो उसको छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि मोनोपली पावर के अंदर क्या होता है, वापडा, केएससी, ये जो अपनी प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप कर देते हैं, तो लोग जो है वो बिल्कुल शूट आउट हो जाते हैं और इनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं। फिर बीच में जो है गवर्नमेंट आके इंटरफेयर करती है और गवर्नमेंट को सब्सिडाइज़ करती है, और दोनों के दरमियान कुछ सब्सिडी जो है वो इनको देती है और कुछ सब्सिडी जो है वो लोगों को देती है। फिर जाके इन चीज़ों के जो है वो कंटिन्यू होता है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि आप देखते होंगे गवर्नमेंट इंटरफेयर इन द मार्केट, तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर मोनोपली के अंदर जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ये उसकी मिरर इमेज है, बस इसमें फ़र्क ये है कि पीछे हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे हम मोनोपली के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोनोपली के अंदर क्या होता है, सेम वही चीज़ होती है जब मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो जाती है मार्जिनल रेवेन्यू के, और मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वो कट करता है मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व को। फिर आपको बोल रहा हूँ, आपने कर्व से बिल्कुल परेशान नहीं होना। लोग ग्राफ्स को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेक्चर नंबर 16 जो है वो इसकी जड़ है, वहाँ पर आपको देखें, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और ग्राफ समझने के लिए आपने ये देखना है कि एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यूज़ प्लॉट हो रही हैं और वाई एक्सिस पे कौन सी वैल्यू प्लॉट हो रही हैं। बस उन वैल्यूज़ को आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अज्यूम कर देना, एंड देन जब आप उसको पुट करेंगे तो ईजिली सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज़ नॉट द सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म एज इट फॉर द परफेक्ट कंपटीशन। यानी कि इसके अंदर जो नॉर्मली परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व को हम सप्लाई कर्व भी अज्यूम करते हैं, लेकिन ऐसा परफेक्ट कंपटीशन में होता है, मोनोपली कंपटीशन में ऐसा नहीं होता। दिस इज़ आल्सो अ मेजर डिफरेंस बिटवीन मोनोपली एंड परफेक्ट कंपटीशन। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो सप्लाई कर्व नहीं होता मोनोपली के अंदर, और ये एक मेजर डिफरेंस होता है मोनोपली और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। ये क्विज़ में आ सकता है या सब्जेक्टिव में भी आ सकता है 3 नंबर में कि मोनोपली और परफेक्ट कंपटीशन में क्या डिफरेंस होता है, तो ये आपने याद रखना है। द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और बेस्ट लेवल ऑफ आउटपुट इज गिवन वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि वही बात यहाँ पे थी, वही बात उठा के यहाँ पर आ गई। द डिफरेंस विद अ परफेक्ट कंपटीशन वेयर द फर्म्स डिमांड कर्व व हॉरिजॉन्टल एंड नॉट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइक द इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, डिमांड का जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है, ठीक है। यानी कि डिमांड कम होती जाती है, एक वक्त ऐसा आता है कि डिमांड बिल्कुल ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, डिमांड हॉरिजॉन्टल रहती है। आपको अगर बिजली चाहिए तो आपको हर महीने बिजली चाहिए, आप बिल्कुल अगर बचत करते भी हैं तो थोड़ी बहुत बचत कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ आप अगर देखेंगे तो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ही रहती है। अक्सर बिल्स के अंदर भी ग्राफ आ रहा होता है, अगर उसको आप देखेंगे और उसको लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगी, तो आपको ये चीज़ ईजिली समझ में आ जाएगी वहाँ से। Depending upon the level of average cost at the point where marginal revenue is equal to marginal cost, the monopolist might be earned supernormal profit। यानी कि एवरेज कॉस्ट के ऊपर डिफाइन करता है, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो जाता है, वहाँ पर जो है मोनोपोलिस्ट जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। यानी कि एक नॉर्मल प्रॉफिट वो कि उनकी जितनी कॉस्ट लगी वो कवर होगी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के उस प्रॉफिट से ऊपर जाके कितना प्रॉफिट उनको अर्न हो रहा है।
A monopolist can make supernormal profit even in long run because there is so no easy entry for other firm in case of perfect competition. Therefore, a monopolist can maintain her high price even in the long run. अब मोनोपोलिस्ट जो है वो लॉन्ग रन के अंदर जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इस वजह से कमा रहे होते हैं कि दूसरी फर्म्स जो हैं उसकी एंट्री यहाँ पर इतनी इजी नहीं होती जितनी इजी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूज कॉस्ट है उसके अंदर वो होती है। अब आप अपने आप को एज्यूम करके देखेंगे, आप बोलें भाई वापडा बिजली बहुत ज़्यादा महंगी बेच रहा है, तो मैं खुद से बिजली बना के एक प्लांट लगा के सेल करना शुरू कर दूँ, तो आप अज्यूम करें कि कितनी बड़ी कॉस्ट आएगी। तो ये एक बंदे का काम नहीं है, मेरे ख्याल से ये 10 या 20 लोगों का भी काम नहीं है। अगर 10 या 20 लोग मिलके भी ये काम करते हैं तो उसमें ये मसला होगा कि वो इदारा जो इतने अरसे से काम कर रहा है, उसने सारी चीज़ों को मेंटेन करा हुआ है, तो वो कहीं इसको टेक ओवर ना कर ले और इसकी सारी कॉस्ट जो है वो डूब ना जाए। तो इस वजह से इसके अंदर एंट्री इतनी आसान नहीं होती, इस बिज़नेस के अंदर एंट्री। हाउ कैन अ मोनोपोलिस्ट रिटेन इट्स मोनोपोली। देखें अब एक मोनोपोलिस्ट जो है वो अपनी मोनोपोली कैसे बरकरार रखता है। दीज कैन बी ड्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज और एक्टिव पॉलिसीज़ परचेज बाय द मोनोपोलिस्ट। यानी कि ऐसा होता है कि गवर्नमेंट से कुछ पॉलिसीज़ या कुछ एग्रीमेंट्स इन्होंने ऐसे किए हुए होते हैं कि कोई और एंटर नहीं होगा, आप हमारे खिलाफ कोई कम्पिटिटिव को आके नहीं बिठाएंगे, या आप खुद से प्रोड्यूस करके नहीं देना शुरू कर देंगे, या आप इतनी सब्सिडी नहीं देंगे। तो बैक हैंड पे ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। लार्ज इनिशियल फिक्स कॉस्ट में भी इन्वॉल्व विच मेक इज प्रोहिबिटिव टू फॉर अदर्स टू एंटर। जैसे कि अभी हमने बात की कि बहुत ह्यूज कॉस्ट इसमें लगानी पड़ती है, इस वजह से जो दूसरे लोग एंटर नहीं करते। प्रोडक्शन डिफरेंशिएशन और ब्रांड लॉयल्टी, खैर बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, जैसे कि आप एप्पल की मिसाल ले लें, तो आप भले कोई सा भी मोबाइल ले लें, लेकिन एप्पल के बारे में ये मशहूर है कि एप्पल की सेल यूँ कम होती है कि वो इतने प्रोडक्ट बना ही नहीं पाते जितनी उनके लोगों की डिमांड होती है, और हर साल वो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, तो लोग जो हैं वो नए प्रोडक्ट की तरफ आ जाते हैं। तो इस वजह से एप्पल के जो आप कह सकते हैं कि ये ब्रांड लॉयल्टी है कि उनसे जो लोग एप्पल यूज़ करते हैं तो वो एप्पल की तरफ ही जाते हैं। एक्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, लिमिट प्राइसिंग, चेंजिंग अ प्राइस बिलो अ पोटेंशियल एंट्रेंट ऐसी टू ड्राइव हिम आउट टू डिस्करेज हिम फ्रॉम एंट्रिंग। अब इसमें क्या होता है कि ये जो मोनोपोलिस्ट होते हैं वो 10 साल, 12 साल, 6 साल या 3 साल से, या अगर मिनिमम जो है वो 5-10 साल से एक बिज़नेस के अंदर जो है ये बिज़नेस कर रहे होते हैं। जब देखते हैं कि दूसरा बंदा एंटर होना चाह रहा है तो ये इतना प्रॉफिट कमा चुके होते हैं कि अपने प्रॉफिट मार्जिन को बिल्कुल नीचे कर देते हैं, और जो बंदा नया एंटर होता है वो अपनी बेचारा इनिशियल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पाता और वो मार्केट से निकल जाता है। द थ्रेट ऑफ टेक ओवर बाय द मोनोपोलिस्ट समटाइम प्रिवेंट अदर फ्रॉम एंटरिंग। यानी कि जो नया बंदा आना चाहता है उसको थ्रेट होता है कि भाई ये इतने सालों से काम कर रहा है, मैं इसको तो नहीं हरा पाऊंगा, इस वजह से जो है वो इस बिज़नेस में एंटर ही नहीं होते। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर, बहुत सिंपल लेक्चर था। इसमें लेक्चर नंबर 16 जो है वो थोड़ा टफ है, उसको आप समझ लें, 1 से 2 दफ़ा देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। मैंने कोशिश की है कि इस चैनल पर उस वीडियो को बहुत स्मूथ और बहुत ईजी तरीके से समझाने की आपको कोशिश की है। और ये जो येलो कलर के हाईलाइटेड नोट्स हैं, ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे, कोई कॉस्ट नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है और व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक मौजूद है। आपको जो सूटेबल हो व्हाट्सएप या तो फिर ईमेल, उस पर आप आएँ, मुझसे बात करें, इंशाल्लाह मैं या मेरी टीम आपको ये नोट्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आप में इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और एक रिक्वेस्ट हमारी कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।